नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल अजय रैना जी और हम बात करेंगे उनसे जम्मू और कश्मीर की स्थितियों की। और उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप हमारे 25, 26 और 27 अक्टूबर को होने वाले राष्ट्रवादियों के महाकुंभ में अवश्य पार्टिसिपेट करें, जिसका रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से आरंभ हो रहा है। कर्नल अजय रैना भी वहाँ उसमें रहेंगे उस आयोजन में। साथ में आप देखेंगे कि हिंदू इकोसिस्टम किस तरह से बिल्ड किया जाना है, इसके बारे में काफ़ी चर्चाएँ होंगी। आप लोगों से क्राउड फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट है कि भई इसमें आप अपना योगदान दें। 80 से अधिक इसमें स्पीकर्स आ रहे हैं। आयोजन आप लोगों के योगदान से ही संभव हो पाएगा। इसका लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करेंगे कर्नल अजय रैना से जम्मू और कश्मीर की। जम्मू और कश्मीर में एक युद्ध की स्थिति है, पाकिस्तान युद्ध कर रहा है, लेकिन जो खेद की बात है वो ये है कि यह भारत की धरती पर हो रहा है, न कि पाकिस्तान की धरती पर। क्या कहेंगे आप कर्नल अजय रैना जी? नमस्कार सर, नमस्कार एवरीबॉडी। आपने तो सर दुखती रग पे हाथ रख दिया। समझदारी तो ये है कि दुश्मन के खेमे में लड़ाई लेके जाओ, और हमने नॉर्स को अलाउ किया यहाँ हमारे घर में आके लड़ने के लिए। हमने काफ़ी देर से अलाउ करे, बड़े साल हो गए सर। अब तो इट्स गोइंग टू बी 45 ईयर्स नाउ। तो ये सैड रियलिटी है सर। हम ये युद्ध कह लीजिए, क्राइसिस मैनेजमेंट कह लीजिए, फायर फाइटिंग कीजिए, वो हम अपने ही आंगन में कर रहे हैं। जब अपने आंगन में ऐसा करेंगे तो सर फिर कैजुअलिटीज भी होंगी, नुकसान भी होगा। दैट्स अ सैड रियलिटी। और नुकसान हमको ही हो रहा है, सामने वाले को तो कुछ हो नहीं रहा है। वो तो अपने जो लो वैल्यू, बिल्कुल लो वैल्यू जो उनकी एसेट्स हैं, उनको यहाँ भेजे दे रहा है। वही जिसको एसिमेट्रिकल वॉरफेयर कह के इतने दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं। और 1-2 सर्जिकल स्ट्राइक से तो ये टूटने वाला है। सर सर्जिकल स्ट्राइक्स का भी मैं आपको थोड़े से एक वो मैकेनिक्स बताता हूँ। पहली बार जब हमने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की उरी के बाद, उस टाइम सिनेरियो ये था कि पाकिस्तान आर्मी सो रही होती थी, बिकॉज हमारी तरफ से कोई उस तरफ जाता ही नहीं था। उनका काम था टेररिस्ट को यहाँ पुश करना, और हम उनको फिर कभी बॉर्डर में मारने की कोशिश करते, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, कभी इंटरलैंड में मारने की कोशिश करते थे। हम उस तरफ नहीं जाते थे बियॉन्ड द फॉरवर्ड जोन, जो हम दोनों ट्रुप्स की जो लाइन थी उसके बीच की, जो जिसको नो मैन लैंड कहते हैं। बिकॉज जियोग्राफिकली कहीं ऐसे पैचेज आते हैं जिसपे आप अपनी हाइट पे, वो अपनी हाइट में बीच में इलाका होता है। उस इलाके में एक्शन होता था, कभी गर्दनें काटी जाती थी, कभी एम्बुश होते थे, लेकिन हम उनके एफटीएल जो फॉरवर्ड लाइन थी उनकी डिफेंसेस के पीछे कभी जाते नहीं थे। तो आराम से उतान के सो रहे थे। तो हमारे स्पेशल फोर्सेस चले गए। वो ऐसा कहने में मैं ये नहीं कह रहा कि आसान था। दुश्मन के इलाके में जाना और 4.5 किलोमीटर तक लास्ट जो पेनिट्रेशन हुई थी वो आसान तो नहीं होती, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी थी कि वो लोग पैंट्स जोन पकड़े गए थे। जब बालाकोट का टाइम आया, जब पुलवामा में अटैक हुआ, तो उस टाइम अगर एक और स्ट्राइक करते, तो पहले हम जब वापस आए तो हमारे ट्रुप्स का एक जवान का पैर उड़ गया था माइन में, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे माइन्स लगी होती। लेकिन अगर अगली बार हम वही दोबारा ट्राई करते, जबकि वो तैयार था, ही न्यू कि पिछली बार उन्होंने आके ठोका फिर आएंगे, तो ऑपरेशन हम कर जाते, लेकिन होता क्या कि कैजुअलिटीज होती। और जैसे आपने कहा ना, इन लो कॉस्ट जो एसेट्स भेजते हैं, कुछ तो अभी 20 लोग तो इकट्ठे रावलाकोट से जेल तोड़ के भागे हैं। वो भागे इसलिए हैं कि उनको इधर आना था। उनका जो लीडर जो नहीं मान रहा था, उसको उन्होंने वहीं पे ठोक दिया था नमाज पढ़ते हुए रावलाकोट में 4 महीने पहले। तो उनके ऐसे लोगों के पीछे आप अपने स्पेशल फोर्सेस को एक हाई रिस्क मिशन में, जब दुश्मन अलर्ट है, वहां भेज के और कैजुअलिटी लेने का कोई मतलब नहीं बनता। प्लस एक स्टेटमेंट देना था कि हम वॉर को, पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो जम्मू एंड कश्मीर की लिमिट के अंदर रहे। बालाकोट में स्ट्राइक करके एक इंडिया ने एक मैसेज दिया है कि हम आपके मेन लैंड पे स्ट्राइक करेंगे, कर सकते हैं जब चाहे, और जो वहाँ कैजुअलिटी भी हुई। तो अभी क्या है सर, ऐसी वाली स्ट्राइक से टेररिज्म तो खत्म नहीं होता। दीज आर बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। उसको फॉलो अप करने में अभी काफी टाइम हो गया सर। बालाकोट स्ट्राइक 2019 में हुई थी, 5 साल हो गए। एक्शन या एडवर्स एक्शन तो रुका नहीं, वो तो अपनी करतूत से बाज नहीं आए। 2019 में जब कश्मीर में प्रेशर ज़्यादा बढ़ा और 370 जैसे हम जानते हुए वो डाइल्यूट हुआ, 35A एब्रोगेट हुआ, उसके बाद ग्रिड इतना स्ट्रांग हो गया, उसके पहले कर दिया था स्ट्रांग एक्चुअली, कि वो सब वहाँ पे कश्मीर सेट हो गया। तो उनको यहाँ पे एक विंडो मिल गई। फिर चाइना ने जो गलवान में किया तो यहाँ से ट्रुप्स चले गए। तो कहने का मतलब ये है सर, वी बीन रिएक्टिंग टू द सिचुएशन।
अभी ये भी एक आवाज उठ रही है कि व्हाई डोंट वी गो एंड गेट इनटू पाकिस्तान एंड ब्रेक। इट्स नॉट इजी टू गो एंड ब्रेक अ कंट्री एंड पाकिस्तान तो चाहता है सर, हम पाकिस्तान तो नहीं चाहता, पाकिस्तान तो आएगा हीरा मंडी है। उसके जो पेरेंट्स हैं, एक जो चाइना है उसका, तो वो तो कहता कि इंडिया के लड़े, मेरे से ना लड़े, पाकिस्तान से लड़ ले, अपना कुछ नुकसान करा ले। और उस लड़ाई से होना भी क्या है सर? इफ यू लुक एट द यूक्रेन रशियन वॉर, जितना मर्जी डिस्पैरिटी हो आजकल के ज़माने में, एक कंट्री को हम नक्शे से नहीं हटा सकते। यू जस्ट कांट। हाँ, यू कैन डिसइंटीग्रेट इट। तो मल्टीपल लेवल पे एक्शन इज मच मोर इम्पोर्टेंट सर। आप डिप्लोमेटिक कीजिए, आप उनके टीएलपी को फाइनेंस करिए, पीएलए को दीजिए, और यहाँ पे आपने शो ऑफ इंटेंट करने के लिए वो एक मैं चीज़ स्ट्रांगली एडवोकेट करता हूँ कि अपने ट्रुप्स भेजने के अलावा बजाय हमें अपनी एक इंटेंट शो करनी चाहिए जो कि लॉन्ग ओवर ड्यू है। बालाकोट के बाद अटैक रुके नहीं, थोड़े गैप के बाद स्टार्ट हुए, लेकिन हम रुक गए। वो एक चीज़ है जो मुझे कुछ हजम नहीं होती, बिकॉज हमारे पास ऐसे एसेट्स हैं सर, जैसे हमें आज इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपनी टेरिटरी से क्रॉस आईपी, जिसको वो आईपी मानते नहीं है, हम उनको उनके सियालकोट को हट कर सकते हैं अपनी आर्टिलरी के साथ। और मैं ये भी नहीं कहता कि हम दिन रात फायर करें जैसे पहले करते थे। एक सैल्वो मारी जाए, 100 एक आर्टी राउंड एक बार लैंड करेंगे सिटी के अंदर, पंजाब के अंदर उनको हर्ट नहीं करेंगे सर, तो पंजाबी, पाकिस्तान के पंजाबी बाज नहीं आएंगे। वो ये करते रहेंगे जो ये करते आए हैं। तो उस दैट्स वन पॉइंट व्हिच आई एम एक्चुअली आई एम या फेलिंग टू पिछली बार भी आपने कहा था ये बात। हाँ जी, हम क्यों आज चुप करके बैठे हैं इतने साधु बन के? दैट इज डिस्टर्बिंग। अब देखा गया है कि जम्मू में डिप्लॉयमेंट हुआ है एक्स्ट्रा ट्रूप्स का, तो जम्मू में आपने कहा कि यहाँ से काफ़ी ट्रूप्स जो थे वो विड्रॉ किए गए थे, तो कितने ट्रूप्स विड्रॉ किए गए थे, अब कितने इंडक्ट किए गए हैं? सर उस टाइम तो पूरी एक डिवीजन फोर्स चली गई थी। एक फोर्स हुआ करती थी आरआर की फोर्स को, जो इन्फेंट्री डिवीजन, और इन्फेंट्री डिवीजन में आप ये मान के चलिए 12 से 15 ट्रूप्स होते। तो वो एक रियासी में यूनिफॉर्म फोर्स है, वो पूरी की पूरी उठ के चली गई लद्दाख में, अभी भी वहीं पे है। और जो एक सेक्टर और आई थिंक डोडा के एरिया से निकला था, और वर्स्ट पार्ट इज जब ये निकल गए तो दूसरों को जो बचे थे उनको एक्सपैंड करने के लिए बोला गया। तो जब आप एक्सपैंड करते हैं सर, तो अपनी जो चुनी हुई काबू की पोजीशन को छोड़ के आप नीचे आ गए, बिकॉज आपको एरिया कवर करना था। एरिया तो पूरा कवर नहीं हो पाता अगर 15-20 हज़ार ट्रूप्स निकल जाते हैं, तो इट्स डिफिकल्ट। अभी सर मैं अभी एज यू नो से मैं रजौरी जाता रहता हूँ, तो अभी जब लास्ट संडे को मैं वहाँ पे थे, वापस आ रहा था, तो काफ़ी सारे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और सीएपीएफ ट्रूप्स मैंने देखे रोड पे। वो फिर अपने टिपिकल अंदाज में कॉन्वे रोक के चाय वाय पीते ढाबे पे, जो कि नहीं करना चाहिए, बट चलो it'll take some time to get oriented। तो क्योंकि ये जो जम्मू और पुंछ का जो रोड है सर, हाईवे, इसमें जो सेटलमेंट्स हैं बेसिकली, लाइक हमने पहले भी बात की है, यहाँ वो सेंटीमेंट, एंटी इंडिया सेंटीमेंट उस तरीके का नहीं है जैसे कश्मीर में है। तो यहाँ पे अचीव अफोर्ड कर सकते हैं ढाबे पे के चाय पीना, तो हालांकि करना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है उनको अभी रोड प्रोटेक्शन ड्यूटी पे लगा के, जो रेगुलर ट्रुप्स जो बचे हुए थे पहले, और जो रोड ड्यूटी, जो कि रोड प्रोटेक्शन ड्यूटी एक ना, रोड ओपनिंग ड्यूटी काफ़ी एक बोरिंग और थैंकलेस सा जॉब है सर। 360 दिन कुछ ना हो तो कोई थैंक यू नहीं बोलता, और 2 या 5 दिन पूरे साल में कोई माइंड फट जाए, कोई फायर हो गया, तो आपको फिर काफ़ी खींचा जाता है। तो वो ड्यूटी इनको देके ट्रुप्स को रिलीव करके, वो जो पीर पंजाल के इलाके खाली थे उसमें होपफुली ट्रुप्स आर मूविंग बैक, जो वहाँ के अपने ट्रुप्स हैं, जो कि एक अच्छी अप्रोच है, बिकॉज जो लोकल ट्रुप्स वहाँ पे स्टेशन है, दे नो द एरिया। मेरा ओनली ऑब्जर्वेशन में ये था कि अगर आप ये जो चीज़ या पीछे मुड़ के देख के, तो हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं ना सर कि 2020 में ट्रुप्स निकले थे, इमीडिएटली इन इलाकों को क्यों नहीं भरा गया था? शायद उस टाइम थ्रेट परसेप्शन नहीं थी, और थी भी एक्चुअली माना जाए तो उस टाइम बिल्कुल ही पीसफुल था। ऑलमोस्ट 15 साल से थ्रेट परसेप्शन बड़ी लो थी। लेकिन उसके बाद जब आर्मी निकली तो उनका इंटेलिजेंस और सीए ग्रिड तो टूटा, लेकिन फिर हमारी अपनी और इंटेलिजेंस 10 एजेंसीज यहाँ घूम रही हैं सर, सिविल भी, फौजी भी, हर किस्म की एजेंसी, यू नो सर। तो किसी को खबर ही नहीं मिली जब उन लोगों ने अगले 2 साल में अपना बिल्डअप किया। 2020 का वैक्यूम 2022 के मिडिल तक आते आते उन्होंने यहाँ पे अपनी हरकतें स्टार्ट कर दी थी। उस टाइम भी अगर ये सीआरपीएफ और आईटीबीपी टाइप के ट्रूप्स आ जाते, तो दे वुड हैव गॉट गुड टाइम टू सेटल डाउन। आज ना सर वो एक जलती आग में झोंके जा रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। वो उस टाइम अंदर लाए जा रहे हैं जब यहाँ पे काफी गर्मी हो रखी है तो अनफेयर, बट आई थिंक और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर एक ब्रिगेड के बारे में सुना है सर, जो पब्लिक डोमेन में है, एक ब्रिगेड बाहर से आई है, सो इज 1/3 ऑफ अ डिवीजन व्हिच हैज कम। सीपीओ ट्रूप्स कितने हैं, पॉसिबली ये ब्रिगेड
इक्विवेलेंट ब्रिगेड मतलब 3000 से 4000। एंड बीएसएफ की जो डिप्लॉयमेंट है जम्मू और कठुआ के बीच में, जो हम इंटरनेशनल बॉर्डर बोलते हैं, तो आईबी के ऊपर बीएसएफ रहती है, उसके पीछे एक सेकंड ईयर में आर्मी को डिप्लॉय किया गया है। क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज आ रही थी कि जो टनल वॉरफेयर कर रहे हैं वो निकल के आते हैं नालों में से, खड्डों में से, जहाँ डेमोग्राफी के बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले शो में, उन सेंसिटिव इलाकों में आर्मी का एक सेकंड ईयर, लूज सेकंड ईयर डिप्लॉय हुआ है। तो ओवरऑल सिचुएशन ये लग रही है सर कि बॉर्डर को सख्त किया जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल में तो पहले भी बहुत टाइट था, और ये खबरें बीच में आई भी थी कि कठुआ से या पठानकोट से सम पीपल हैव कम इन, जो कि जिन्होंने कठुआ में इनकाउंटर मिसकॉन्टैक्ट किया, मशेड़ी में किलिंग की और फिर डोडा में किलिंग की। तो पॉसिबली वो एक ही ग्रुप है, 25-30 का कहता, कोई कहता 20 का, जितने का भी है, टुकड़ों में आए होंगे, इकट्ठे नहीं आए। तो इस इलाके को अभी सील किया गया है। और आज मैं सुबह ट्वीट कर रहा था कि यार इलेक्शंस को छोड़ो, अपना घर को पहले, इलेक्शंस लाइक शोइंग टू द वर्ल्ड की डेमोक्रेसी है ना सर, बिल्डिंग को पेंट करना है बाहर से लोगों को दिखाने के लिए, उसको साइड में रखना चाहिए। सर्दियां आने से पहले सर, जब तक पास क्लोज होते हैं, ये जो हमारे पास ऑपरेटिंग टाइम बचा हुआ है, बिकॉज मानसून में भी ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं होता सर बिकॉज ऑफ वेदर, बट ये जो महीने बचे हैं हमारे पास बर्फ के बाद, तो फिर बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। दिस टाइम माई वे ऑफ लुकिंग एट द सिचुएशन इज कि इस टाइम जोर लगा के अपने अंदर घर की सफाई करनी चाहिए, बिकॉज जो गंद फैला है वो एक बेल्ट में फैला है, जो कि पुंछ से लेके डोडा तक है, स्लोली इंचिंग टुवर्ड्स किश्तवाड़। किश्तवाड़ में पहुंच गए तो मतलब वो फिर कश्मीर दोबारा पहुंच गए, उसके बाद तो सिंथन पास ही बचा। तो इलेक्शंस पे फोकस हटा के सर, वी शुड क्लीन अप द हाउस, इलेक्शंस कैन वेट। बट अगर हम अच्छा बनने के चक्कर में इलेक्शन पे फोकस कर दिया, और ये सीपीओ को देखो, जिनको मैं देख के खुश हो रहा था, उनको इलेक्शन ड्यूटी ही करवानी है, तो देन आई हैव नो कमेंट्स टू मेक। आई मीन इट विल बी अ सैड सिचुएशन। बट ट्रिप वाइज जो आपका क्वेश्चन था, इट लुक्स वेरी कंफर्टेबल नाउ, एंड काफी दिन से आपने कोई न्यूज नहीं सुनी, दैट आल्सो शोज कि अभी दे आर ऑन द रन नाउ, दे आर बीइंग चेज्ड, और उनके पैर नीचे लगने नहीं दे रहे, नहीं तो वो कुछ ना कुछ शरारत फिर करते। और आपने उल्लेख किया कि चुनाव की तैयारी हो रही है, तो ये जो चुनाव की तैयारी हो रही है, इसके बारे में भी बड़ी अजीब-अजीब खबरें आ रही हैं, विशेषकर वैली से। और वैली में अभी-अभी एक बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ ये आई कि साहब की जमात-ए-इस्लामी, जिसको बैन किया हुआ था, और हम सभी जानते हैं, दर्शकों को बता दें कि ये जो जमात-ए-इस्लामी है, ये जमात-ए-इस्लामी हिंद का भाग नहीं है, बल्कि ये जमात-ए-इस्लामी जे.एंड.के है, जो कि इंडिपेंडेंट है, JEI-JK। और इंडिपेंडेंट, वैसे कहने को इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसका जो पूरा का पूरा ऑक्सीजन है, वो जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान से मिलता है। तो एक तरह से ये पाकिस्तान की यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है। इसको बैन किया गया, हुर्रियत को बैन किया गया, बहुत सारे ऑर्गेनाइज़ेशन को बैन किया गया, लेकिन इनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, मदरसे थे, उनको बैन नहीं किया गया। तो पहले तो यहीं पे समस्या हो गई थी। और अब सुना जा रहा है कि जो ट्रैक 2 के बातचीत हो रही है जमात-ए-इस्लामी से, और ये जम्मू कश्मीर के पेपर्स में प्रमुखता से निकला है, लेकिन देश के पेपर्स में ये नहीं आया है। सर ये मौलाना मौदूदी के बच्चे हैं, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जमात इस्लामी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे चलते हैं, और हिजबुल मुजाहिदीन ऑफिशियली जमात इस्लाम कश्मीर का मिलिट्री विंग था। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई एक छुपा हुआ नाता था। इट वॉज अ वेल डिक्लेयर्ड, वेल नोन, वेल अनाउंस्ड रिलेशनशिप। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन, इनका अपना दे हैड ए मिलिट्री विंग, जिसने कि हमारे साथ कितने सालों तक लड़ाई की है, और जिसको पाकिस्तान ऐसे प्रोजेक्ट करता है कि एक प्योर कश्मीरी ग्रुप, होम ग्राउंड कश्मीरी ग्रुप, जो कि पाकिस्तान से मर्ज करना चाहता है कश्मीर को। तो इस पार्टी को सर आप ये देखें कि इनका जो जमात इस्लामी हिंद बनी थी पहले 1941 में, तो उन्होंने 1947 के बाद कहा कि बड़े असूली फैसला किया कि क्योंकि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो जमात इस्लामी कश्मीर को अलग किया जाए। तब जम्मू में जमात इस्लाम नहीं थी। बाद में जब ये कश्मीर में बनी, तो उन्होंने कहा हो जम्मू के मुसलमानों को तो हिंदू बनाया जा रहा है, चलो लेट्स गो देयर। बट इन द नट शेल, इसके जो ओरिजिन, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको टेकअप किया कश्मीर में सर, वो बेसिकली एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी। और जिनके, जैसे आपने कहा, जिनके कॉलेजेस और स्कूल्स काफ़ी सारे हैं। मीरवाइज होता था अपने टाइम पे, जो 19वीं सेंचुरी में मौलाना रसूल शाह, उसने शुरू किया था।
उसके एक अंजुमन नुसरतुल इस्लाम करके एक चेन ऑफ स्कूल्स एंड वो है, एक एनजीओ टाइप है जिसके अंदर काफी सारे स्कूल और इंटर कॉलेज वगैरह आते हैं। तो उसको इन्होंने टेकअप, उसके ऊपर बनी थी बेसिकली, उसके सिर पे। और उसका जो सक्सेसर था यूसुफ शाह, वो चला गया था पाकिस्तान। तो अभी 1975 में इसको बैन किया गया इंदिरा गांधी द्वारा, सब जब ये उसका शेख अब्दुल्ला का साथ अकॉर्ड हुआ था। तो 5 साल के लिए बैन किया, उसके बाद उसको रिन्यू करना भूल गए। हम भूल जाते हैं ना सर। आप तो सर ब्यूरोक्रेट नहीं है, आपको पता है कैसे फाइल पीछे हो जाती है। फिर 1905 में जब हुर्रियत भी चल पड़ी और फिर उसमें सैयद अली शाह गिलानी ने शोर मचाना शुरू किया, जिसका पॉलिटिकल विंग ये था जमात इस्लामी और मिलिट्री विंग हिजबुल मुजाहिदीन, तब इसको फिर बैन किया गया 95 में। और फिर हम उस बैन को रिन्यू करना फिर भूल गए। तो हुआ क्या, मजे की बात देखिए सर, जब 75 में 95 में बैन हुई तो उसमें आरएसएस और इसको दोनों में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेशन पे बैन लगा था। तो जे&के की गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी इसको आरएस से इक्विवेलेंट ट्रीट करती थी, एक ऐसे ग्रुप को जो कि लड़ रही थी इंडियन आर्मी के साथ, जिनके अगर आप कत्ल गारत और रेप और वो गिनना शुरू करेंगे तो लाखों में नहीं तो हजारों में है, इंक्लूडिंग लोकल कश्मीरी फीमेल्स एंड ऑल। उसको इन्होंने आरएसएस के साथ इक्वेट किया, जिसने जाके 2014 में फ्लड रिलीफ के टाइम पे काम किया था। बट एवर अभी गुड थिंग इज 2019 में हुआ तो उसको इस पर भूले नहीं, 2024 में फिर बैन हो गया। अभी सर इनके स्कूल, जो आपने कहा स्कूल कॉलेजेस मदरसे तो बैन नहीं हुए, मगर इनके बैन होने से उनकी फंडिंग में इशू बना थोड़ा सा। लेकिन उनकी एक ऑर्गेनिक फंडिंग है, और जो कि लोग फिर अपने जिहाद के नाम पे और एंटी इंडिया वो जो भी सेंटीमेंट है उसके नाम पे करते हैं, तो वो चल रहे हैं, अभी बंद नहीं हुए स्कूल्स। थोड़ा सुनने में आता है, वो भी इनकी प्लांटेड खबर है कि उनकी फाइनेंस में इशू आ रहा है। अभी उनके एक स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम पे बैन हटा दो तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। हमने देखो भी अब कितना वोटिंग की है आपके लिए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में अभी रिसेंटली, अगर आप बैन हटा दो तो हम करेंगे। तो पहले तो पार्टी ने डिनाई कर दिया कि नहीं हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और मजे की बात यह है सर, इस पार्टी ने 72, 75, 86, 87 वाले इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, और 72 में इसको 5 सीट्स मिली थी जे&के असेंबली में, जो आज तक इनका हाईएस्ट था। और 87 में से मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नीचे जब इलेक्शन लड़ा था तो इन्होंने नारा दिया था कि कश्मीर में शरीयत लगाएंगे, जो कि बाद में रिग कर दिया फारूकुल्लाह की गवर्नमेंट ने, और काफी सलाउद्दीन पैदा हुआ था जिस चक्कर में। तो क्योंकि जमात इस्लामी सलाउद्दीन का नाम है मोहम्मद यूसुफ शाह। यूसुफ साहब, तो यूसुफ साहब की क्यादत में लड़े थे, वो जीत रहा था सर एक्चुअली, टू बी फेयर उसने जीत जाना था अपनी सीट पर, तो उसको फिर मारपीट के अंदर अंदर डाल के भाग गया फिर। तो इन्होंने सर इनके जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मौलाना मदूदी साहब की जो ख्याल वाली, उसके हिसाब से इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, लड़ना नहीं चाहिए इनको, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का मना है। तो इन्होंने अमेंड किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1960s में। तो ये इलेक्शन का इन्होंने बार बार पंचायत इलेक्शन लड़े हैं, इन्होंने असेंबली के लड़े हैं, इन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़े हैं। ये सैयद अली शाह गिलानी भी तो उनकी सीट से लड़के आया था। तो अभी ये दोबारा वो एक स्टंट ट्राई करना चाहते हैं। पर एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब जेकेएलएफ का जोर था सर, जेकेएलएफ क्योंकि वो प्रो इंडिपेंडेंस पार्टी थी, ग्रुप था, शेख अब्दुल्ला के प्लेबिसाइड फ्रंट से निकला हुआ, आप सब जानते हैं सर, यू नो मोर देन आई नो। तो उस टाइम जब वो जेकेएलएफ वाले यहाँ पे मार दाड़ की बात कर रहे थे 80s में, तो जमात इस्लामी ने कहा था नहीं नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल हल देखते हैं, हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो उनका एक जावेद मीर करके एक जेकेएलएफ का चीफ था सर, जब ये इसको पकड़ा था इन्होंने, ये जो यासीन मलिक को अंदर डाला था, तो जो नेक्स्ट आया था, तो मैं उसको एक बार बात कर रहा था, मुझे कहता हम गिलानी साहब के पास गए थे और गिलानी साहब ने मना किया था कि वायलेंस नहीं करना। दिस वाज अर्ली 80s मिड 80s, लेकिन 90 आते आते ये फिर प्रो पाकिस्तान, फिर मुजाहिदीन। तो सर ऐसे वाले अर्ली 80s में और मिड 80s में तो वो फतेह वगैरह के भी तो और हुआ करते थे ना ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, पहले स्टार्ट अल फतेह, अल जिहाद, अल उमर, इकवान काफी शुरू हुए थे, एंड दे वर बेसिकली प्रो इंडिपेंडेंस। तो उनको तोड़ने के लिए फिर, और फारूक अब्दुल्ला जब शुरू में बने थे तो अल फतेह के बड़े नजदीक थे। ये तो फारूकुल्लाह तो बाद में जब गुल शाह बने थे तो गुल शाह ने तो डायरेक्टली इनको प्रमोट किया था। उस टाइम में ये फिर फारूकुल्लाह जी पीओजेके में जाके जेकेएलएफ के कैंप्स में लेक्चर दे के आए थे। तो उन्हीं का तरफ भी कह रहा है कि हाँ हाँ बड़ा वेलकम स्टेप है। हालांकि जमात इस्लामी ऑफिशियली मना कर रही है कि हमने नहीं बोला, हम नहीं करना चाहते, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने इसको वेलकम कर दिया ऑलरेडी, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील की है कि
आप उनको लड़ने दीजिए, इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर द स्टेट। हाउ, मैं तो पूछता हूँ कैसे? ये एक ऐसा सांप है जिसने बार बार अपनी चमड़ी बदली है, और हम लोग अगर फिर उनसे निपटना चाहते हैं तो सर मैं और आप क्या कर सकते हैं बियॉन्ड? तो वो तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि भाई कम से कम MHA में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कोई तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जिहाद समझता हो कि भाई जिहाद क्या चीज़ होती है। वो बार बार जो है वो जिहाद को एक रोमांटिक एंगल से देखते हैं और बार बार जाके उसको गले लगाते हैं कि भाई हम तो इसको लव से जीत लेंगे, प्रेम से जीत लेंगे, मोहब्बत से जीत लेंगे। अब मोहब्बत की दुकान जो लोग चलाते हैं उसमें पीछे क्या माल होता है सब जानते हैं। बिल्कुल सर, इन्होंने तो उसको इस्लामिक स्ट्रगल या उसको तो प्रॉब्लम नाम ही नहीं दिया ना सर। जब फोल्डर ही नहीं बना, उसको फोल्डर ही नहीं बना जिसमें इसको जिहादी वो इस्लामिक प्रॉब्लम, फंडामेंटलिस्ट प्रॉब्लम बताई जाती है, तो बाकी तो फिर आप कैन इमेजिन सर। वही तो मैं कई बार कहता रहता हूँ ना कि भाई इन लोगों का क्या जो पूरा का पूरा जो बाइबल है वो एस.के. मलिक की वो किताब है, वो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, वो कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। मैं तो कितने लोगों को कह चुका हूँ, लेकिन मुझे पता चला है कि शायद अब आपके स्टाफ कॉलेज में वो अब पढ़ाई जाने लगी है, पहले नहीं पढ़ाई जाती थी। अच्छा, आई एम नॉट श्योर सर, हमारे ये टाइम पे मुझे तो कुछ पता लोगों नहीं। ने बताया। पहले तो सेकुलरिज्म के वजह से तो उसको टच भी नहीं कर सकते थे ना, सर यानी कि आपके जो दुश्मन हैं, जो जिन्होंने डिक्लेयर कर रखा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वैसे अगर इंटरनेशनल लॉ की तरफ से देखें तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से तो आपस में हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन एस.के. मलिक का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से देखें तो हम उनके दुश्मन हैं ही, क्योंकि उनको ऑपरेसर को अप्रेस्ड को लिबरेट करना है, और उनके ऑपरेसर की डेफिनेशन ही है जो काफिर है वही जालिम है। ये तो किताब में, बड़ी किताब में लिखा हुआ है साहब, जो सर काफिर है वही जालिम है। सर आपका अल बकरा 254 आप पढ़ सर सकते हैं। तो ये जो है ये क्या 370 हटने के बाद इस पर कुछ काम हुआ है क्या? नहीं सर, मुझे नहीं लगता, एज फार एज फंडामेंटलिज्म की बात करें तो नहीं। वो जो प्यार की एक जो जफ्फी डाली है, जो आप जैसे कह रहे हो सर, मगर वो जफ्फी वही है, फिर सुपरफिशियल काम है ना सर। आपने जड़ पे तो नहीं किया, वार कह लो, जो भी करना था ट्रीटमेंट नहीं किया, बिकॉज इनको लैंग्वेज एक ही समझ आती है सर। पता नहीं हमारे थिंकर्स को ये क्यों नहीं लगता। अब इसराइल की आर्मी को देखिए सर, कितना पंगा चल रहा है, दुनिया के खिलाफ बोल रही है, जो भी कर रही है। आई सपोर्ट इसराइल, दैट इज माई पर्सनल व्यू। उनकी फौज में अरब्स लड़ रहे हैं उनके साथ मिलके, उनके सोल्जर जो अरब्स हैं, मुस्लिम्स हैं, नमाज पढ़ते हैं और गाजा में लड़ रहे हैं। इन हमारे वालों को पता नहीं क्या डर लगता है कि अगर हमने सच बोल दिया और जिहाद को जिहाद और इस्लाम को इस्लामिक प्रॉब्लम बोल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। ये एक शुगर कोटिंग हर लेवल पे है, हर लेवल पे। और लाइक यू सेड, चाहे हमारे फोर्सेज हैं, चाहे हमारी होम मिनिस्ट्री है, सर आप जब उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो आप उसको एड्रेस कैसे करोगे? 370 को आपने आइडेंटिफाई किया, एक प्रॉब्लम आपने उसको एड्रेस किया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 370 वाज नॉट द रीजन दैट टेररिज्म स्टार्टेड इन J&K। देखिए, ये मतलब ये एक बड़ा गलत स्टेटमेंट होगा बोलने के लिए कि 370 के कारण टेररिज्म स्टार्ट हुआ। टेररिज्म स्टार्ट हुआ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के कारण। 370 ने उसकी कंडीशंस उसको प्रोवाइड की, उसको हेल्प किया, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका, करप्शन वाले केसेस सामने नहीं आ सके, कई धाराएं यहाँ नहीं लगी, वो एक टूल बना। बट अगर ओरिजिन तो नहीं है ना, तो ओरिजिन तो हम 1925 में जाके देखिए, तब कौन सा 370 था, और तब कौन सा यहाँ पे वो था जब इन्होंने बैठ के कहा था कि हमें आजाद चाहिए कश्मीर अलग से। सब नेशनलिज्म 1925 से शुरू हुआ सर, और वो करते करते करते, क्योंकि इन्हीं लोगों ने शुरू किया था। यही जो हाँ, वो इसकी आपके श्रीनगर के दंगे तो 1931 में हुए थे। 31, वो क्या था सर, जब आपने जेल के ऊपर अटैक किया और मार पड़ी, और आपने जाके महाराजागंज में कश्मीरी पंडित लेडीज को रोड पे रख निकाल के रेप किया, तो उस टाइम क्या था। और कश्मीरी पंडित्स, अगर आपको डोगरा आर्मी से चिढ़ थी, डोगरा रूलर से चिढ़ थी, तो ये तो कहीं ना इधर थे ना उधर थे। तो आपने तब से आंखें बंद करके रखी हैं। फिर वही शेख अब्दुल्ला आपका प्यारा हो गया, वही शेख अब्दुल्ला आपने जेल में डाल दिया, फिर उसी शेख अब्दुल्ला निकाल के फिर चीफ मिनिस्टर बनाया आपने। तो ये कश्मीरी जिनका जो माइंड एंटी इंडिया या एंटी जो, जैसे हम कहते हैं कि काफिरों को मारने जो गजवाई हिंदू वाला है, वो तो हंस रहे होंगे देख के कि ये क्या फ्लक्चुएट करते हैं ये लोग, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ऐसे नहीं होता सर।
तो 370 वाज गुड, बट 370 के हटाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नो। एक ये कश्मीर नॉर्मलसी का जो एक डिल्यूजन दिखाया जाता है कि साहब सब कुछ नॉर्मल है क्योंकि टूरिस्ट आ रहा है कश्मीर में, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो भी गलत मापदंड है सर, टूरिस्ट पहले भी आता था। टूरिस्ट पे अटैक कितने हुए हैं सर? 30 साल से ऊपर हो गई टेररिज्म चलते हुए, और एक अमरनाथ यात्रा पे अटैक हुआ था एक बार सर, एक बस में पत्थर लगा था, पत्थरबाजी में बंदे को, हैदराबाद का बंदा मरा था, और वो जो था अपना यूट्यूब पे वो जिहाद इन कश्मीरी करता रहता था, और वो जिहाद के हाथ में मारा गया। उसके अलावा टारगेटेड किलिंग टोटल मतलब 30 साल में 3 नहीं हुई, बिकॉज इतनी दिमाग इनको है कि जब पत्थरबाजी का टाइम था ना सर, उस टाइम इफेक्ट हुआ था, टूरिज्म तब हुआ था, लेकिन 2009-10 से पहले हम लोग खुद फौज में होने के बावजूद छुट्टी में जाते घूमने जाते थे, टूरिस्ट को नहीं करते थे। तो टूरिज्म का बढ़ना एक अच्छा साइन है सर, लेकिन वो एक मापदंड नहीं है सर, क्योंकि कश्मीर में नॉर्मलसी काफी हद तक रिस्टोर तो हुई है सर, क्योंकि मैं खुद जाता रहता हूँ सर, अभी वो उस टाइप का माहौल, उस टाइप का फियर नहीं है, उस टाइम की टेंशन नहीं है एयर में, पीपल आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स, यंग यंग क्राउड है, उनको म्यूजिक अच्छा लगता है, उनको मॉल अच्छा लगता है, लेकिन ये कब तक? फिल्में देख सकते हैं। फिल्में देख सकते हैं, दारू पी सकते हैं, दारू बंद थी, दारू नहीं होती थी वहाँ पे, फैशन भी दोबारा आना शुरू हो गया, फैशन भी, कश्मीर काफी फैशनेबल सोसाइटी थी, और मैं जैसे आपको एक बार पहले बता चुका था, नमाज वमाज पढ़ने का इनका ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था पहले, इसलिए यूपी एमपी के जो हमारे देवबंदी भाई हैं, जो कट्टर वाले हैं, वो इनकी सपोर्ट में कभी खड़े नहीं हुए। सिर्फ जब हजरत मोहम्मद का बाल, मूछ का बाल गुम हुआ था, तो यूपी में प्रोटेस्ट हुए थे, अदरवाइज आपने देखा कि कश्मीर में कुछ भी हो जाए, जो मर्जी अपने को विक्टिमाइज डिक्लेयर करें, बाकी इंडिया के मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करते, वो एक्चुअली इनको आइडेंटिफाई नहीं करते। दिस इज अ फैक्ट, कोई ना बोलना चाहे ना बोले, ये काफी लिबरल सी, ओपन सी, सूफी ड्रिवन सोसाइटी थी। सूफीज्म अपने आप में हराम है एज पर अहले हदीस, एंड अभी तो उनको मानते नहीं है, कहते सूफीज्म तो गलत है। तो हालांकि सूफीज्म एक सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ इस्लाम फैलाने का बड़ा अच्छा तरीका था, तलवार से नहीं तो प्यार से कर लो कवाली के थ्रू, वो कहानियां नहीं, चलो तो उसमें भी तलवार छुपा के रखते थे, जब मौका होता था तब निकाल लेते थे। हाँ, वो भी चलाई, बिल्कुल चलाई, अजमेर में चली, कोई डाउट ही नहीं है सर, जहाँ हम चद्दर चढ़ाते हैं। तो अब जितने कहने भी का बड़े मतलब बड़े जितने भी बड़े बड़े मैसेकर्स हुए हैं सर, भारत में, सर, आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, अगर मान लीजिए शुरू कर लेते हैं तो सबसे पहले बात कर ले तो आपके मलाबार की है, मुपल्ला वाला कर ले तो सर, मुपल्ला वाला जो वो था, उसका लीडर वो कादरी चिश्ती था, सर, सॉरी, वो कादरी था। और आपके इधर कलकत्ता वाला जो ग्रेट किलिंग्स हुई थी, वो जो था वो सोहरावर्दी था। सोहरावर्दी वो तो तो खुद ही था, वो चीफ तो मिनिस्टर, प्रीमियर था, चीफ आपको पता है। मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो सोहरावर्दी तो जो 4 बड़े तरीक़े हैं, उनमें से एक तरीक़ा है सोहरावर्दी। तो उधर कादरी, इधर सोहरावर्दी, नोआखाली में चिश्ती, चिश्ती, वो निज़ामी चिश्ती था। सर, और इधर आपके जितना भी ये पुंछ और इसके बला का ये जो मानकी शरीफ का पीर था, ये भी कादरी था। आज तो 47-40 मन की शरीफ तो और पर्चे लिख और औरंगज़ेब, और ये जो पूरी लाइन चलती है औरंगज़ेब के बाद की, शाह वलीउल्लाह से लेके और नीचे तक, वो सारी की सारी नक्शबंदी है। तो इस तो सूफियों का तो ये इतिहास है। तो पीस तो है सर, मेरा तो देखने का तरीका ये है कि क्या जो आज पीस मेंटेन किया जा रहा है, वो जैसे ट्रुप्स को आप वहां से निकालेंगे, तो क्या वो पीस रहेगा कि नहीं रहेगा? आई थिंक वो एक मापदंड होना चाहिए, बिकॉज आप एक सोसाइटी के ऊपर या किसी भी सेगमेंट के ऊपर अगर आप आर्मी को बिठा के या ट्रुप्स को बिठा के अगर पीस डिक्लेयर करते हो तो गलत है। पीस ऑर्गेनिकली अंदर से आना चाहिए सर, और वो जिस हालात से हम देखते हैं हिस्ट्री कश्मीर की, इतनी आसानी से आएगा नहीं, बिकॉज वो एलिमेंट जो कि चाहते हैं कि यहाँ पंगा होता रहे, दंगा होता रहे, और ये बिजनेस है सर बहुत ज्यादा जो चलाते हैं, तो ये टेररिज्म से बिजनेस, मरने वाला तो कोई कहीं से आ रहा है। कश्मीर में भी जो लोग मरे हैं, अमीरों के बच्चे तो नहीं मरे ना सर, गिलानी का बच्चा तो नहीं मरा, सैयद सलाउद्दीन का बच्चा कहाँ मरा, वो डॉक्टर बन के घूम रहा गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, उसको बचाया था, बचाते जाते हमारे ऑफिसर मारे गए 3 पंपोर में। तो एक्चुअल जैसे उसकी एग्जांपल आप देखिए रजौरी पुंछ में, ट्रुप्स जाने के बाद 2 साल बिल्कुल पीस रहा, ठीक रहा। आज भी वहां पीस है, क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर वो अंडरकरंट्स नहीं है जो कि कश्मीर में है। लाइक ऐसा एंटी इंडिया माहौल, जब पत्थरबाजी, जब पाकिस्तान के झंडे यहाँ कभी नहीं चढ़े। एक बार पत्थर इसने चलाए थे जब वो डेथ इन कस्टडी हो गई थी बीच में, लेकिन कश्मीर में अंदर की जो अंडरकरंट्स है, नीचे वाली जो नजर नहीं आ रही, वो जब तक ठंडी नहीं होगी तो किसी भी दिन कश्मीर उबल सकता है। प्रॉब्लम ये है।
ऊपर से तो अभी ठीक है, आज काफ़ी फ़र्क है, फिज़िकली बहुत फ़र्क है सर। अच्छा, ये जो मुश्किल आता है। प्रोलिफरेशन हुआ है नई-नई पार्टीज़ का कश्मीर वैली में, कि कोई वो आपकी अपनी पार्टी। सज्जाद लोन की पार्टी बन गई, और वो कोई आपकी अल्ताफ़ बुखारी की पार्टी बन गई, और उसके अलावा फिर ये जमात इस्लामी जो है वो अलग से सपोर्ट कर रहे हैं। वो इंजीनियर रशीद का वो पूरा का पूरा किस्सा जो हुआ वो बड़ा ही अजीब है साहब, कि उसको तो जैसा लोग बताते हैं कि साहब कि वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको खड़ा किया अब्दुल्ला को हराने के लिए। तो ये प्रोलिफरेशन ऑफ पार्टीज़ जो है, ये इन इटसेल्फ मेरे हिसाब से तो बड़ा ख़तरनाक मिक्सचर है, और ये खुद ही कॉम्पिटिटिव वायलेंस में कभी भी जा सकते हैं। सर एक्चुअली पार्टीज़ अपनी पार्टी को छोड़ के बुखारी वाली, बाकी तो पुरानी है। बुखारी तो उसको वैली में बीजेपी की प्रॉक्सी बोला जाता है, बुखारी साहब को। और हुँ, बुखारी साहब ने रीच आउट भी किया था जमात इस्लामी को। बाय द वे, ही वाज अमंग फर्स्ट वंस टू रीच आउट टू देम कि कम सपोर्ट मी, बिकॉज़ जमात इस्लामी पीडीपी को सपोर्ट करती है ट्रेडिशनली, मैं वो मुफ्ती हूँ। हुँ, जो लोन की पार्टी है उसके फादर की पार्टी है सर, वो पीपल कॉन्फ्रेंस तो काफ़ी पुरानी है। इंजीनियर रशीद खड़ा किया गया था, तो सर वैसे देखा जाए तो आज हुर्रियत में एक भी लीडर नहीं जिसको दिल्ली ने खड़ा नहीं किया। एक वो हैं? ए फायरमैन। एक मिनट, प्लीज़, 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 इस पे थोड़ा एक्सपेंड करें। सर सारे के सारे, ये सारे के हुँ, सारे, आप देखिए गिलानी ने 25 क्या 30 साल पहले असेंबली में बोला था कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरा यहाँ दम घुटता है, तो भीम सिंह, प्रोफेसर भीम सिंह ने उठा के कुर्सी उसके सिर पे मारी थी। और इंजीनियर रशीद ने बीफ पार्टी की थी, तो जो जे बीजेपी का प्रेसिडेंट है रविंदर रैना, उसने उसको मारा था असेंबली के अंदर। हुँ। तो ये सब होता रहा और ये इनको करने दिया गया। आप आज जैसे कह रहे हैं ना सर, ओवैसी ने जाके बोला जय अच्छा, फिलिस्तीन, और वो आप हमारे वो जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी वाले थे, वो वाले, वो लोग जो हाँ, किया करते थे, वो पूरा जो वो इंटेलिजेंस वाला जो था, वो बिल्कुल, अपने मास्टर उनको एप्पल स्ट्रोक्स खेला करते थे जो, के उसकी एप्पल बात बड़े कर रहा हूँ। पसंद थे कश्मीर के। हाँ, कश्मीर के एप्पल उनको बड़े हुँ। उन्होंने खाए, फातुल्लाह साहब ने दु उनको खिलाए। दुव्वल दुव्वल साहब और उनके चेले। दुल्लत, नहीं, वो ये दुग्गल सा क्या नाम उनका? अरे, दुलत दुल्लत साहब दुल्लत और उनके चेले। के चेले, ये उनकी कारस्तानियाँ सारी। हुँ, सारे, अगर आप इनके हुर्रियत में जो बाकी एक शबीर था, वो फायर ब्रिगेड में एक फायरमैन था। और जब वो दिल्ली में उसको 5 स्टार होटल में लेके फिर उसको दुनिया घुमाया गया स्पॉन्सर करके, उसकी तो बल्ले-बल्ले हो गई सर। तो इनको लगा कि इनको हम ऐसे-ऐसे करते जाएँगे, अपनी झोली में डालते जाएँगे कौन कश्मीरी। कौन था और ये? गिलानी या कोई शबीर और? शबीर शाह अच्छा, सर, शबीर। शबीर शाह, हाँ, हाँ, हाँ। तो इनको तो उन्होंने मौजें कराई से दुनिया घुमाई है इन लोगों को। गिलानी को जिन्होंने कितनी बार इन्होंने बचाया है सर, मरते-मरते। वो तो 10 साल पहले मर गया होता सर। थोड़ी-सी उसको पेट में दर्द हुई, चलो एम्स। थोड़ा और दर्द होगी तो कहीं और। तो इनको तो ये लोग कश्मीर में फ़ील करते हैं, बिलीव करते हैं, कितना सच है कि गिलानी को पैसा वहाँ से आता है, उनकी स्टेटमेंट वहाँ से आती थी, दिल्ली से बन के, दुल्लत के टाइम पे। अभी कितना सच है, कितना झूठा, आई हैव नो एविडेंस। सो कल को दुल्लत साहब मेरे को पूछे तो आई कांट रिप्लाई, बट ये बिलीफ है कश्मीर में। कश्मीर में जब लोग कश्मीरियों को गाली निकालते हैं, इमोशनल लोग हैं ना, पहले वो इंडिया को गाली निकालते हैं। फिर जब उनके साथ आप रहते हो, गपशप मारते हो, तो फिर वो समझ जाते हैं, फिर वो अपने कश्मीरियों को गाली निकालते हैं। फिर वो लिस्ट में इन सब के नाम गिनते हैं। और कश्मीरी सिर्फ बेवकूफ़ नहीं है, उनको वो सब पता है। जैसे एक साहब, इसका तो स्टेटमेंट एक आईपीएस अफसर लेके आता था, उसके अगले दिन गिलानी साहब उसको इशू करते थे, एंटी इंडिया स्टेटमेंट रिटन इन दिल्ली। लाइक आई सेड, आई हैव नो एविडेंस। लेकिन अगर आप एक बंदे को भौंकने दो इतनी ज्यादा, इतने साल, असेंबली में भी बाहर भी, तो फिर लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं तो था ना सर, कि ठीक है यार, चल तू करता रहे, फिर देखते हैं। तो टेम्परेचर कंट्रोल करने का एक फॉर्मूला जो दिल्ली में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बेचा कि हम टेम्परेचर कंट्रोल करके रखेंगे। जैसे पाकिस्तान ने जब पंजाब और कश्मीर को मिलाने की कोशिश की थी, तो अगर आप आईएसआई की कहानी देखें तो उसमें ये था कि एक मौके पर उनको लगा कि अगर पंजाब जितना कश्मीर दोनों गर्म हो गया तो इंडिया रेड कर जाएगा मजबूरी में। तो उन्होंने कहा कि पंजाब का टेम्परेचर कम करो, कश्मीर का टेम्परेचर बढ़ा दो। तो वो तो दुश्मन थे सर, वो उनका तो काम है ये करना। हमने अपने कंट्री के अंदर ये गेम खेलने की कोशिश की, और आपने सही आइडेंटिफाई किया, जो आज भी कहते हैं कि हमारी पॉलिसी सबसे अच्छी थी। ये सारे वो कारनामे हैं सर। इसको ऊपर कर दो, उसको नीचे कर दो, ये आग बढ़ा दो, टेम्परेचर कम कर दो, तो उसमें हाथ जलता है सर। इट्स नॉट गुड। थोड़ी देर के लिए ठीक है। आई ओनली होप कुछ सर, ये जो ऑफिशियल स्टेप दिख रही है पीस, ये रहे, अपने आप ही रहे। दैट इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ को भी हम इग्नोर नहीं कर हुँ। सकते। कश्मीरी सोसाइटी की अपनी भी एक स्ट्रेंथ है, वो उनको रियलाइज तो हो रहा है कि अच्छा हो रहा है, ए बच्चे स्कूल एक जा रहे है, ये भी बात आती है कि भई ऐसा नहीं है कि कश्मीरी जो सोसाइटी है उसमें नेशनलिस्ट नहीं है, लेकिन हमारे जो दिल्ली की तरफ से उनको कभी एनकरेजमेंट नहीं मिला।
और ये जो आपका जो इख़वानी मूवमेंट था, वो उसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है। उनको पूरी तरह से डिच कर दिया गया, जबकि सर उन्होंने भारत की इतनी मदद की थी सिचुएशन को रिट्रीव करने में। सर इक्वानीज तो चलो एक्स टेररिस्ट थे, है ना? उन्होंने दे डिड स्प्लेंडेड वर्क। उन्होंने थोड़ा सा थे ना, फिर वो कुछ बदमाशी भी करते थे। मैंने तो उनको बड़े क्लोज देखा, मैंने ऑपरेट किया उनके साथ, तो उनको कंट्रोल करने में था, बट उन्होंने काम बड़ा अच्छा किया। आपने एसओजी के हुँ। साथ क्या किया? स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो जब खड़ा किया गया था, हजरत बल जब जेकेएलएफ के 27 टेरर एक दिन में मारे थे हजरत बल की साथ वाली बाउंड्री दीवार के साथ एक बिल्डिंग में, तो एसओजी ने किया था। तो उसमें सारे के सारे लड़के शुरू में सारे जम्मू के अफसर से, बिकॉज लोकल्स हैड द प्रेशर्स। एक्चुअली आप लोकल पुलिस वाले को गालियां तो निकाल सकते हो, लेकिन जब उसकी फैमिली है, बच्चे हैं, छोटी सी सोसाइटी सर, 80 किलोमीटर पर 40 किलोमीटर टोटल वैली है, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो इन लड़कों ने आके, अफसर्स और जवानों ने, जम्मू के लड़कों ने जाके बहुत, और कश्मीर के अफसर भी थे, फारूक खान था जो बाद में आईजी रिटायर हुआ, काफी थे, लेकिन जो उनका बैकबोन था वो पूरा जम्मू का था। और जैसे ही मैं वो मुफ्ती गवर्नमेंट आई, तो उसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया कि एसओजी बेकार है, इन्होंने उनके पास मुकदमे चलने शुरू हो गए। अब हम क्या है सर, हम फौजी हैं, हम लोग जब हमारे खिलाफ रिपोर्ट लगती है, तो लाइक मेरे खिलाफ रिपोर्ट लगेगी तो मेरे यूनिट का नाम आएगा और मेरे को लिखा जाएगा एडजुटेंट सो एंड सो यूनिट। इनको तो लोकल्स को सब जानते थे, इनके तो नाम पे एफआईआर अभी तक चल रही है। तो आप इक्वानीज को डिस तो किया, एसओजी को तोड़ फोड़ के साइड पे कर दिया। अभी दोबारा बाद में रिवाइव हुई एसओजी नकली। तो ये तो इनकी हिस्ट्री है सर। जो भी चीज काम करने लगती है और उस चीज को कंट्रोल करती है, उसको वीकन कर देते हैं। एक कहानी तो समाचार ये आ रहा है सर, कि पठानकोट इज़ पुट ऑन हाई अलर्ट आफ्टर 7 सस्पेक्टेड टेररिस्ट स्पॉटेड। सर पठानकोट में जो मैंने अभी आपको बात की थी कि आर्मी लगी है सेकंड टियर में, कठुआ और जम्मू के बीच में, उसका यही रीजन है। और आपको याद होगा पठानकोट जब एयर बेस पे अटैक हुआ था, तो एक पंजाब पुलिस के एसपी साहब अपनी गाड़ी में बिठा के ला रहे थे, स्पॉटेड थे, बिकॉज वहां तो ड्रग के साथ जुड़ गया ना सर। जब ड्रग्स आनी शुरू हो गई और उस माफिया में फिर एकेस भी आती हैं और फिर उसके साथ लोग भी आते हैं सर। आजकल तो ये ना, आपके हथियार यहाँ पहुंच जाए तो आप तो घूम के काठमांडू से कहीं से भी आ जाओ सर, अभी बांग्लादेश से होके आ जाओ कूद के, ट्रेन पकड़ के, हथियार तो आपको यहाँ मिल जाएंगे। हथियार पंजाब में आ रहे हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कितनी बार बोला कि आ रहे हैं भाई, ड्रोन्स में आ रहे हैं, वैसे आ रहे हैं। दिस इज अ पॉसिबिलिटी सर। Now, whether they will attack Pathankot, which will be very dangerous for Pakistan, because then it's again violating other part of the country. फिर तो माहौल बड़ा गर्म हो जाएगा। और दे विल कम इन टू जम्मू एंड कश्मीर। कठुआ वाला ग्रुप जो था, उसका भी पहले यही रिपोर्ट आई थी कि इधर पंजाब या जम्मू पंजाब बॉर्डर के बीच में से निकले ये, बिकॉज ट्रेन ऐसी है सर, रिवराइन है, खड्ड है, नाले हैं बहुत सारे। पॉपुलेशन तो के बारे में बात कर चुके हैं सर, वहाँ बैठे हुए उनके साथ वाले। ये खबर है, एक ये खबर है। दूसरी एक मछेल माता की यात्रा शुरू हो रही है, जो कि बहुत बड़ी यात्रा होती है, एनुअल यात्रा अमरनाथ जी के साथ किश्तवाड़ में। वहां भी कल रात से 7-8 लोगों की रिपोर्ट हो रही है, काफी लंबे इलाके में। फोर्सेज आर ऑलरेडी गॉन अप, फिंगर्स क्रॉस्ड। ये थोड़ा-सा आप ये बताएँ कि आपके कश्मीर एरिया जो है वो सैचुरेटेड है। पाकिस्तान तो कहता है उसमें 4 लाख ट्रूप्स बैठे हैं, पता नहीं, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। तो लेकिन ये जो फॉरेस्टेड एरियाज़ है, इसमें कैसे ऑपरेट करती है आपकी आरआर या जो बाकी और यूनिट्स हैं ये? सर ये पाकिस्तान का जो पॉइंट है, 4 लाख हमारी टोटल आर्मी ही, टोटल सारे मिला के 13 लाख है, फौज 11, तो 4 लाख वहां डालेंगे तो फिर बाकी क्या करेंगे। आरआर की 60 ऑड यूनिट्स हैं, जो कि पब्लिक डोमेन में सबको पता है। तो बेसिकली यू कैन से अबाउट 60,000 ट्रुप्स और 65,000 और 70,000। उसमें छुट्टी 25% की छुट्टी पे होते हैं, तो 40-45 हज़ार वो है। जो रेगुलर आर्मी है वो सारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड है। और जो कुछ यूनिट्स एक दो पीछे भी हैं, उनकी रिजर्व, उनका ऑपरेशन रोल लाइन ऑफ कंट्रोल पे है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप टोटल सब मिला भी लेंगे तो अच्छा, वो क्या करते हैं फिर, सीआरपीएफ, जेकेपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, जो बैंक की गार्ड है, सबको मिला मिलू के उन्होंने बना रखा है। ऐसा है नहीं सर, ऐसा है नहीं। तो क्या होता है सर, जब सीआई ग्रिड हम एस्टेब्लिश करते हैं, तो जो एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कश्मीर है, जो जम्मू का इलाका है, तो उसको ना ज्योमेट्रिकली आप मैप के ऊपर, लाइक यू कैन से रफली 10-10 किलोमीटर के ऊपर लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। और जहाँ उनकी इंटरसेक्शन होती है रफली, वहाँ पे कोई ना कोई ट्रुप वहाँ पे होना चाहिए। इट कुड बी ए कंपनी और कंपनी लेस और मोर देन अ कंपनी,
तो एक सीआई ग्रिड बन जाता है। जो जंगल का इलाका है सर, लाइक मैं जब आरआर में था सर, मैं तो था ही रजवार फॉरेस्ट के अंदर, और रोड वगैरह कुछ नहीं थी, हेलीपैड भी था हमारी वहाँ पे। एक मेरी कंपनी में ये बात थी कि अगर वहाँ गोली लग गई पैर में सर, तो आप ब्लीडिंग से मर जाओगे, बिकॉज आपको टाइमली नीचे पहुंचाया नहीं जा सकता हॉस्पिटल। 2 घंटे तो वैसे ही चलने में लगते थे। तो जंगल्स में हमारे टाइम पे ड्रिल्स ये होती थी सर कि जब खबर आती थी, बिकॉज जंगल में क्या होता है कि हाइट्स होती हैं सर, और इन जंगल में आबादी नहीं है, हाइट्स है और नोमैड पॉपुलेशन, जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन आती जाती है, तो खबर आती रहती है। तो हम लोग हमेशा ऊपर से स्वीप करते थे नीचे, तो उस एरिया को, उस माउंटेन को, उस फीचर को नीचे से स्टॉप लगा के और ऊपर से स्टॉप लगा के फिर ऊपर वाली फौज नीचे को आती थी, ताकि यू आर ऑलवेज डोमिनेटिंग। अब अगर नीचे से ऊपर जाओगे, जो आप लेटेस्ट हमारी जो कैजुअलिटीज हुई है ना सर, अगर आप उनको थोड़ा सा स्टडी करेंगे, मोस्ट ऑफ केसेस आर पीपल आर चेजिंग देम। उन्होंने एक ट्रैप बिछाया, खबर लीक की और हम भागते हुए चले गए, और उसमें हमारा अदरवाइज उसमें हम लोग कभी जल्दबाजी नहीं करते ऐसे जंगल में। यू टेक योर टाइम, और कई बार आप जंगल की पहाड़ी को पीछे से चढ़ते हो। इनफैक्ट कई बार आपको जम्मू में क्रॉस करना पड़ता है कश्मीर में ऑपरेट करने के लिए, टू कम टू दिस साइड एंड देन क्लाइम अप एंड देन स्टार्ट गोइंग डाउन, रोलिंग डाउन। तो उसमें फिर इसको फ्लशिंग होता है सर, इसको हम जंगल बैशिंग कहते हैं। बट 99% टाइम्स में ऐसे वाले फ्लशिंग में मैन पावर इतनी लग जाती है और इतना हो हल्ला हो जाता है कि टेररिस्ट मिलते कम है, लेकिन हाँ हाइड्स वगैरह उनकी मिल जाती हैं, फिर उनके बेसिस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक बार आपने बेस साफ कर दिया ना सर पहाड़ी के फीचर से अच्छी तरह फ्लशी करके, तो आप ये मान के चलिए कि 6-7 महीने वहाँ पे कोई आके रहने वाला नहीं, एक आधी रात के लिए कोई आ जाए। जहाँ पे एक बेसिक ड्रिल को हम वायलेट करते हैं ना सर, शॉर्टकट के लिए, या जोश में आके, या एकदम से, सर हमें ये समझना चाहिए कि एवरेज लाइफ टेररिस्ट की कश्मीर में जो स्टैट में बताते हैं 6 महीने है। तो आज मरेगा या कल मरेगा, 6 महीने से ऊपर एवरेज। कई टेररिस्ट तो अंदर आते मर जाते हैं, बंदूक उठाते हैं अगले दिन, और कई 2 साल बाद मरते हैं। तो हड़बड़ाहट इज नॉट द आंसर। वो आए हैं, उनको स्पॉट किया जाता है, तो उसके बाद उस टाइम तो हमारे विजडम यही कहती थी हमें, हमारे पास ना टेक्नोलॉजी, ना ड्रोन थे सर, ना बुलेट प्रूफ जैकेट। तो आपने आप ऊपर से नीचे कैसे जाते थे? ऊपर क्या हेलीकॉप्टर से जाते थे, कैसे करते? नो पैदल सर, पूरी पूरी रात, कभी 10-10 12-12 घंटे, कभी 2 दिन लगा के चढ़ते थे हम। और ऐसे रास्ते से चढ़ेंगे जहां से कोई देख नहीं रहा आपको ना। लाइक आई एम सेइंग, कई बार ऐसा है कि पीर पंजाल में आपको कश्मीर की तरफ ऑपरेट करना है तो आपको जम्मू की तरफ से चढ़ना पड़ता था कई बार। सो इट इज वेरी टफ एंड टैक्सिंग काइंड ऑफ एक्सरसाइज, बट दैट्स अ वे यू डू इट। फिर अभी आई डोंट वांट टू कमेंट आज क्या हो रहा है, बिकॉज जो लोग ग्राउंड पे हैं उनको पता है सर, जो उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो उनके पास आज लेटेस्ट गियर है, दे मस्ट बी यूजिंग इट दैट वे। हमारे टाइम पे तो सिर्फ बेसिक सोल्जरिंग होती थी। और मैं आरआर में, देखो आरआर से निकले हुए मुझे 18 साल हो गए, तो काफी चेंज हो गया होगा। उस टाइम में ये होता है कि थोड़ा फुल प्रूफ था, ये कैजुअलिटीज नहीं होती थी। और सर्पनाश में ये तो हुआ, सर्पनाश जो हिल खाका में ऑपरेशन हुआ था, उसमें भी यही मॉडल था। बेसिकली यू कॉर्डन फ्रॉम 3 टू नीचे और साइड्स पे, और ऊपर से फ्लश करते हुए आते। उसमें तो हेलीकॉप्टर भी यूज हुए थे, बिकॉज अब टाइम तो का ड्रोन वो। भी यूज हो सकते हैं। हाँ ड्रोन का सर, ये फॉलेज इतनी ज्यादा घनी है कई जगहों पे, कुपवाड़ा में, इवन पीर पंजाल में, जहाँ ड्रोन नहीं देख पाता। हाँ अगर ड्रोन में थर्मल इमेजर है तो दिखेगा, और अगर वो केव के अंदर घुस गया, अगर तो पेड़ के नीचे बैठा तो थर्मल इमेजर उठा लेगा सर। लेकिन अगर वो घुस गया ग्राउंड के अंदर, केव के अंदर, वो नेचुरल पत्थरों के केव्स है, कहीं में 2 बंदे बैठ सकते हैं, क्योंकि 10-15 लोगों की बैठने की केव्स हैं। तो ये भी लोग कहते हैं कि उड़ा दो भाई, सारी केव्स खत्म कर दो, उड़ा दो। बट प्रॉब्लम ये है कि सारी केव्स का भी नहीं पता ना। पीर पंजाल इज बिग मॉन्स्टर सर। वहां तो ऐसा होता है सर, गांव में कभी जानवर गुम हो जाए ना, घर को वापस नहीं आए, तो जब ढूंढने नेक्स्ट वीक गांव वाले, एंड सडनली दे रियलाइज की एक नाला जिसको बचपन से देखते हैं, तो थोड़ा जब अंदर घुसे बकरी की आवाज सुन के, तो देखा उसके अंदर एक गुफा है नेचुरल, जो आज तक उनके पूर्वजों ने नहीं देखी, जो 200 साल से वहां रह रहे हैं। सो ये प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा फोलिएज है, बहुत सारे नाले हैं। बट ऐसा नहीं है कि काबू नहीं कर सकते सर, ट्रुप्स चाहिए। माउंटेन्स ईट ट्रुप्स, और आपको जहाँ पर नॉर्मल हालात में एक चाहिए, यहाँ आपको 5 या 6 से काम चलेगा, उस स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से 5 से 6 गुना आ रहे हैं अभी ट्रुप्स। तो होपफुली थिंग्स विल बी ओके सर। ये जो ऑपरेशन सर्प विनाश हुआ था वो सूरनकोट एरिया में हुआ था, तो उसमें कितने ट्रूप्स यूज किए गए थे? सर उसमें तो जो मुझे पता है ऑलमोस्ट 2 डिवीजन साइज फोर्स। उसमें डिवीजन का भी पूरी की पूरी डिवीजन उठ के तो नहीं जाती है, आपके बेसिस हैं उसमें आप प्रोटेक्ट करते। तो मेरे को लगा कोई 10 से 12 हजार ट्रुप्स यूज हुए होंगे। 60 टेररिस्ट मारे गए थे, इतना मुझे पता है, 60 से 65। इनफैक्ट उस पर किताब कोई लिख रहा है अभी, ऑथेंटिक रिकॉर्ड, जो फर्स्ट हैंड उसकी अभी आने वाली है बुक सर, अभी वो लिखी जा रही है। तो अच्छा। वी विल नो, उससे पहले सारी स्पेकुलेशन ही है, क्योंकि वहां पे सर 25 डिव है रजौरी में, और विक्टर रोमियो फोर्स थी आरआर की,
ये दोनों डीप साइज फोर्सेस हैं। और कश्मीर में जो विक्टर फोर्स है उसने भी पार्टिसिपेट किया था। सो अगर तीनों डिवीजन का 1/3 भी मान के चलें इसमें लग गया तो 10 से 12,000 ट्रुप्स होंगे सर। दैट इज हाउ माउंटेन्स ईट अप ट्रुप्स। 10-12,000 ट्रुप्स नॉर्मल कन्वेंशनल लड़ाई में तो सर बहुत कितनी ज्यादा फौज होती है, कितना इलाका घेरते हैं। तो आपका क्या कंक्लूजन क्या है कि अभी जो सिचुएशन है उसको कैसे सम अप करेंगे? सर अभी अगर हम इलेक्शन को छोड़ें साइड पे और बॉर्डर जैसे हमने बंद कर रखा है, अभी पठानकोट वाला नया एक हो सकता है र्यूमर भी हो, बिकॉज यहाँ प्रेशर पड़ रहा है, अभी बॉर्डर यहाँ पे ऑलमोस्ट सील्ड है, तो खैर वो र्यूमर है, जैसा सच पता चल जाएगा। तो हमें अंदर साफ करना चाहिए सर, और ये अंदर सफाई करने वाले में टाइम लग सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। बट अगर हमने अपना डाइवर्ट कर दिया सर, ये जो ट्रुप्स आए हैं इनको हम इलेक्शन ड्यूटी पे लगा देंगे कल को, तो दे विल गेट अ ब्रीदर, मोमेंट दे गेट अ ब्रीदर। बिकॉज आप ये देखिए सर, ये जो पीर पंजाब के साउथ का इलाका है ये तो बिल्कुल बॉर्डर को टच करता है सर, लिटरली। रजौरी तो फिर भी चलो 17 किलोमीटर एलसी से दूर है, पुंछ के तो 3 तरफ एलसी है प्रैक्टिकली, 2 तरफ तो प्रॉपर है। तो अगर यहाँ पे आपने गार्ड लूज किया और आपने वहां से इलेक्शन की बूथ की ड्यूटी पे लगा दी, जो फोर्स आपने भेजी है आज, तो फिर वहां फिर आगे बैठ जाएंगे आप। एंड यू नीड ओनली थ्रू 3-4 पीपल टू क्रिएट अ शिल्डी और chaos। 2-4 लोगों को मार के निकल जाएंगे, फिर 2-4 को मारेंगे, जब तक वो उनको मार पाओगे तब तक नुकसान कर जाएंगे। तो मेरा यही है सर कंक्लूजन की इलेक्शन को साइड पे रखो, अभी हमने उसको स्टेबलाइज किया है। आप हम सब न्यूज को फॉलो करते हैं तो पिछले आफ्टर द किलिंग, कैप्टन थापा की किलिंग के बाद कोई किलिंग नहीं हो जो कश्मीर में हो रही है अभी लाइन ऑफ कंट्रोल पे होती है, वो तो होगी इन्फिल्ट्रेशन वाली। तो इसको अभी काबू कर लें सर, और वी फोर्स देम टू कमिट एरर। जैसे वो कश्मीर में बंदे भेज के भी एक एरर कमिट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ भी प्रेशर पड़ना शुरू हो गया, तो उन्होंने वहां खोलने की कोशिश की, और वहां पे ग्रिड इतना सख्त है कश्मीर में कि वो आते जाएंगे मरते जाएंगे, और हम देख रहे हैं वो ठुक रहे हैं वहां पे। कुलगांव में मरे, अभी परसों फिर 2 मारे गए अंदर घुसते घुसते। सो फोकस नहीं शिफ्ट करना चाहिए सर, डेमोक्रेसी एंड रेपुटेशन और अपना स्टेट्समैनशिप को साइड पे रखा जाए, और इसको रूथलेसली अगले 2 इलेक्शन विंटर से पहले वी मस्ट क्लीन अप दिस एरिया, और हो जाएगा सर, हो जाना, इसमें कोई इट्स नॉट अ बिग थिंग। राइट। मैं तो पॉजिटिव आपका हूँ सर। बहुत जी, तो इसी पॉजिटिव नोट पे आज का ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, कर्नल रैना को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर जय हिंद, जय भारत।